कल हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप होती क्या है और पार्टनरशिप के बेसिक एसेंशियल्स क्या है। आज हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं और हमने ये सीखना है कि पार्टनरशिप की टाइप कितनी होती है। जनाब, पार्टनरशिप की टाइप के पॉइंट में देखा जाए तो पार्टनरशिप की जो पहली टाइप है, पहली पॉइंट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोलो। अब आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो फिर अपने रेज हैंड खत्म कर दें। जनाब, हमने कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होती है और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास पार्टनरशिप के बेसिक एसेंशियल्स क्या हैं। आज की डेट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप की टाइप्स क्या है। हमने कल पार्टनरशिप का टेस्ट भी पढ़ लिया था, जो कि सब बात जो थी वो बेसिकली तौर पे अगर मैं ये कहूं कि कल हमने एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था कि एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, हम पार्टनरशिप को कैसे पहचान सकते हैं, हाउ वी कैन मूव ऑन। So this was our first thing which we have done with the partnership. पार्टनरशिप की टाइप्स में जो पहली टाइप हमारे सामने है, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, मेरा मार्कर नहीं चला भाईजान, मेरा मार्कर नहीं चला। तो हमारे पास जो पहली पार्टनरशिप है वो हमारे पास आती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या चीज है? ये ऐसी पार्टनरशिप होती है जो पार्टनर्स के माबैन होती है और इसमें किसी किस्म का कोई ड्यूरेशन, किसी किस्म का कोई वेंचर नहीं होता, बल्कि ये ऐसी पार्टनरशिप है जो कि ऑन गोइंग पार्टनरशिप है। इसमें किसी किस्म की मुद्दत का तयन नहीं है, किसी किस्म के हमारे पास स्पेसिफिकेशन का तयन नहीं है कि ये 2 साल के लिए है या 1 साल के लिए है या 6 माह के लिए है, किसी स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं है। इस पार्टनरशिप में हम जब भी कोई काम करेंगे हम कर सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप जो कि हमारी ओपन एंडेड पार्टनरशिप होती है, उससे हम पार्टनरशिप एट विल कह के चलते हैं। और इस तरह की जो पार्टनरशिप है उसको अगर आपने कभी भी खत्म करना है तो उसको आप किसी भी वक्त चाहे तो कोई भी पार्टनर जो है वो बाकी पार्टनर्स को नोटिस देकर अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। सो टेक्निकली तौर के ऊपर ये ओपन एंडेड है। किसी भी पार्टनरशिप के जब हम ये कहें कि वो किसी खास पर्पस के लिए ना हो, वो किसी खास मुद्दत के लिए ना हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये पार्टनरशिप एट विल है। और पार्टनरशिप एट विल जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होती। लेकिन अगर तमाम पार्टनर्स या कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे दे कि वो पार्टनरशिप खत्म करना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप उस नोटिस में, जिस दिन वो नोटिस जो है वो तमाम लोगों तक कम्युनिकेट हो जाएगा, उस दिन से वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि पार्टनरशिप म्यूचुअल कंसेंट से बनी थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बनी थी, और पार्टनरशिप जो है कोई भी पार्टनर चाहे तो वो उसको डिसॉल्व करवा सकता है। आजम और बाबर फर्म में पार्टनर थे, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, कोई ड्यूरेशन नहीं थी। अब आजम चाहता है कि वो पार्टनरशिप को ना चलाए, तो वो क्या करे? वो एक नोटिस दे कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहा है, और जो उसका नोटिस में जो उसने डेट मेंशन की होगी, या अगर वो कहता है कि मैं इसको इमीडिएटली डिसॉल्व कर रहा हूं, तो जैसे ही नोटिस कम्युनिकेट होगा साथ ही पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। आजम, मिसबा, दे आर द पार्टनर्स इन द फर्म। और जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप डीड ने कहा था कि जनाब ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी। आजम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, दिस इज नॉट पार्टनरशिप एट विल एंड कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप ओनली इफ बाबर एंड मिसबा एग्री। अब देखें यहां पर हमने चूंकि एक शर्त लगा दी है, हमने कहा कि ये बाबर और मिसबा जब तक नहीं कहेंगे पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होएगी। तो हमने तो पार्टनरशिप एट विल के लिए बात ये कही थी कि पार्टनरशिप एट विल जो है वो क्या होती है? ओपन एंडेड होती है। उसके अंदर कोई मुद्दत या कोई ऐसी उसमें शर्त नहीं होती। एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व इट। अब चूंकि यहां पर एनी पार्टनर डिसॉल्व नहीं कर सकता, तमाम पार्टनर्स ने एग्री किया है कि जिस वक्त बाबर और मिसबा कहेंगे फिर ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होएगी, तो ऐसी पार्टनरशिप जो है उसको हम पार्टनरशिप एट विल नहीं कह के चलते। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जो किसी खास मुद्दत या किसी खास टाइम के लिए ना हो, किसी खास पर्पस के लिए ना हो, और तमाम पार्टनर्स जो हैं उसको लेके चलें। चलना चाहे तो वो ताहयात चलते रहें, लेकिन अगर कोई भी पार्टनर उसको डिसॉल्व करना चाहे तो वो पार्टनर नोटिस देकर उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है। इस तरह की पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल कह के चलते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप दूसरी किस्म है पार्टनरशिप की, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप की भी दो किस्में हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ वेंचर और पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ टाइम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ वेंचर वो होती है जो कि हम किसी खास प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप बनाते हैं।
मैंने 3 लोगों ने मिलकर हमने पार्टनरशिप बनाई। हमने कहा पैसे इकट्ठे करेंगे, लैंड लेंगे, लैंड लेके हम उस बिल्डिंग लैंड पे बिल्डिंग डेवलप करेंगे और बिल्डिंग के मुताबिक हम उसको बेचेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये हमारा सक्सेसफुल होगा। हमारी पार्टनरशिप सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हद तक है। हम सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हद तक अपनी पार्टनरशिप को लेकर चल रहे हैं। हमें किसी किस्म का और हमने और कोई चीज़ में नहीं रखी। तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर। जिस वक़्त वो प्रोजेक्ट लेके, बना के, तक़सीम करके, सेल करके क्लोज़ कर देंगे, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम पार्टनरशिप किसी खास वक़्त के लिए भी कर सकते हैं कि हम लोगों ने पार्टनरशिप की है और हमारी ये पार्टनरशिप 2 साल के लिए है। जैसे ही वो मुद्दत खत्म होएगी, आपकी पार्टनरशिप ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। जिस तरह उसने हमें एक एग्ज़ाम्पल दी, उसने कहा एक प्रोजेक्ट है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। हमने कहा हमारी पार्टनरशिप 10 साल के लिए है, जैसे ही 10 साल खत्म होंगे, तो अब पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। ऐसी पार्टनरशिप जो कि किसी खास मुद्दत के लिए, किसी खास टाइम के लिए, किसी खास वेंचर के लिए हो, उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अगर हम किसी पार्टनरशिप को, चाहे वो वेंचर हो या टाइम हो, तो याद रखिएगा हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हम किसी भी पार्टनरशिप एट विल को वाइस वर्सा दोनों में कंप्लीट किया जा सकता है। यानी कि अगर 10 साल के लिए पार्टनरशिप थी, जब 10 साल खत्म हुए, हमने कहा हम इसको आगे भी कंटिन्यू करके चलते हैं, तो पहले तो वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। अब क्या बन गई? पार्टनरशिप एट विल बन गई। ऐसे ही हमारे पास अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बजाय पार्टनरशिप एट विल थी, हम तमाम पार्टनर्स एग्री किया कि हम अब इसको सिर्फ एक प्लाजे की हद तक इसको महदूद कर देते हैं, तो अब वो पार्टनरशिप एट विल थी, तो हमने उसको अमेंड करके पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर अ वेंचर कर दिया। सो दर हकीकत डिफरेंस क्या है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो होती है वो किसी खास वेंचर, किसी खास टाइम के लिए होती है। ऑन कॉन्ट्रेरी जो हमारे पास आपकी एट विल होती है, वो हमारी किसी भी किस्म के काम और किसी भी किस्म के टाइम स्पेंड के लिए होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है वेंचर और टाइम खत्म होने के बाद, जबकि पार्टनरशिप एट विल जो है उसके लिए नोटिस देना पड़ता है, उसके बगैर हमारी पार्टनरशिप खत्म नहीं होती। जनाब, टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर में मेजॉरिटी जो टाइप्स हैं वो सेक्शन में नहीं दिए हुए। ये मार्केट के अंदर जो इख्तरा चलती है, जो नॉर्म्स चलती हैं, मेजॉरिटी पार्टनर्स जो हैं उनके नाम और उनकी टाइप्स वहां से निकाली गई हैं। इनके अंदर हमें बहुत कम नजर आएगा कि ऐसा कोई हमें पार्टनर मिले जो कि कानून के मुताबिक या लॉ में कहीं लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मार्केट नॉर्म्स के मुताबिक लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर का आर्टिकल भी अपनी अहमियत रख के चलता है। एक्चुअल पार्टनर या उसको हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं, वो कौन सा होता है? ये वो पार्टनर है जो कि बिजनेस में एक्टिवली हिस्सा लेता है। ये पार्टनर जो है वो तमाम पार्टनर्स के बिहाफ के ऊपर उनका एजेंट होता है। वो अपने कामों से फर्म को भी बाइंड करता है और फर्म को भी वो के किए हुए काम उसको बाइंड करके चलते हैं। सो एक नॉर्मल पार्टनर जो जिस तरह मैं, अहमद साहब, जुनैद साहब, हम तीनों काम कर रहे हैं, तीनों एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों बिजनेस के अंदर हमारा रोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजमर्रा के कामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम एक्चुअल पार्टनर्स हैं या हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स हैं। एक और टर्म इस्तेमाल होती है जो कि बहुत जगहों पे इस्तेमाल होती है, जनाब ये मेरा स्लीपिंग पार्टनर है, ये मेरा डोमेंट पार्टनर है। अच्छा, स्लीपिंग पार्टनर और डोमेंट पार्टनर एक ही लफ्ज है, लेकिन मतलब क्या है? स्लीपिंग पार्टनर वो शख्स होता है जिसको के तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टीज नहीं जानती कि ये भी हमारा पार्टनर, और ना ही वो कारोबार के अंदर हिस्सा लेता है। ठीक है, हाँ, मतलब अपरेंटली हिस्सा नहीं लेता, बैकएंड के ऊपर वो हिस्सा ले सकता है। ही लाइक अदर पार्टनर्स कंपनी के अंदर नफा मना, उसके अंदर इक्विटी सब कुछ करके चलता है, लेकिन ही इज इक्वली लायबल अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स फॉर ऑल द डेट ऑफ द आउटकम। लेकिन दुनिया को नहीं पता होता, एग्जिस्टिंग ही इज अ सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। सिर्फ एक शर्त है, वो दुनिया से सीक्रेट होता है, वो दुनिया को नहीं पता होता कि वो हमारा पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि हम टिप्स में 3 पार्टनर हैं, वैसे तो कोई हमारा स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, अज्यूम कर लें, हम कहें जी एक शख्स है जी माजद, वो भी हमारे साथ पार्टनर है। कभी वो हमारे साथ, उसने हमारे साथ इक्विटी भी इन्वेस्ट की हुई है, वो हमारे साथ पीछे कोई प्रोग्राम लेके आना है, नहीं लेके आना, हमें सपोर्ट करता है, हम उससे डिस्कस करते हैं। लेकिन दुनिया को नहीं पता इस बात का कि हम तीनों के अलावा चौथा पार्टनर भी है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे? वो कौन है? वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर है या डोमेंट पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर या डोमेंट पार्टनर के लिए याद रखिएगा, चूंकि दुनिया को पता ही नहीं होता उसका, अगर उसने फॉर्म छोड़नी हो, उसने रिटायरमेंट लेनी हो, तो उसको दुनिया को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा पार्टनर वर्ल्ड के सामने सीक्रेट होता है, छुपा हुआ होता है।
नॉमिनल पार्टनर जी, हमारे पास एक किस्म है नॉमिनल पार्टनर की, ऐसा पार्टनर जो कि ना तो कैपिटल डालता है ना शेयर डालता है, सिर्फ हमको अपना नाम देता है। ऐसे पार्टनर को हम जो है नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। ये पार्टनर जो है वो कहता है कि मैं स्किल के साथ आऊंगा, ये वो कहता है कि मेरा नाम ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो किसी किस्म का ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और ना ही उसको नफों में उसका उसका कोई हिस्सा दिया जाता है। ऐसा पार्टनर जो है, जो कि दुनिया को पता होता है कि ये हमारा पार्टनर है, इसलिए अगर फर्म की कोई लायबिलिटी होएगी तो उस फर्म की लायबिलिटी के लिए वो थर्ड पार्टी के सामने लायबल जरूर है, लेकिन उसने वो पैसे ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनसे ले लेने हैं, जो कि उसका ना तो कोई कैपिटल है और ना ही वो किसी किस्म के नफे में शराकतदारी करता है, बल्कि सिर्फ उसने अपना क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं। आजम और बाबर ने एक लॉ की फर्म बनाई, उन्होंने अपने एक सीनियर लॉयर आरफ साहब से कहा कि सर हमें अपना नाम दे दें ताकि हमारी जरा फर्म की एक वैल्यू बन जाए। और लोगों ने जब देखा कि आरफ साहब भी, उसका नाम भी उस फर्म में आ रहा है, तो उन्होंने उस फर्म को काम देना शुरू कर दिया। आरफ साहब ने इन अ गुड जेस्चर वो अपना नाम दिया हुआ है, और उन्होंने ना तो कोई कंट्रीब्यूट किया है, ना ही वो नफे में कोई हिस्सेदार है, ना उन्हें पता ये काम क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका चूंकि ट्रस्ट था आजम बाबर पे, उन्होंने अपना नाम दे दिया। तो दुनिया की नजर में वो पार्टनर है, तो हमारी किताबों में वो क्या बन जाएंगे, नॉमिनल पार्टनर। जो कि दुनिया को ये पता है कि वो पार्टनर है, दर हकीकत वो पार्टनरशिप के नफों के साथ और कैपिटल के साथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना नाम कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो दुनिया के साथ अगर कोई कल फर्म लाइबल लाइबल होती है, थर्ड पार्टी लाइबल होती है, तो आरफ साहब को भी पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही हमारे पास पार्टनर होता है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होता है, और हम ये पढ़ के आए हुए हैं। ये जो पार्टनर है वो कहता है जनाब मैं आपके साथ पैसा डाल देता हूँ, लेकिन भाईजान चूंकि कारोबार तो आपने करना है, सब कुछ तो आप करके चल रहे हैं, तो मैं किसी किस्म के भी लॉस में जिम्मेदार नहीं होऊंगा, नफों का मैं आपके साथ पार्टनर जरूर होऊंगा। ये हमारा इंटरनल इशू है कि हम उसको सिर्फ नफे देंगे या हम उसको लॉसेस नहीं देके चलेंगे। दुनिया के सामने वो लायबल होगा। जब मैं ये बात करके चलता हूं दुनिया के सामने लायबल होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बीइंग अ पार्टनर, अगर वो भी किसी के अड़ीके आ गया थर्ड पार्टी के, तो वो थर्ड पार्टी उससे फर्म की लायबिलिटी सारी की सारी लेने का हक रखती है। उसकी भी जायदाद फर्म की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए लायबल हैं। हाँ, अब जब उसने थर्ड पार्टी को पेमेंट दे दी है, तो अब उस पार्टनर ने, जो कि देखा जाए तो वो उसकी लायबिलिटी नहीं थी, अब वो बाकी पार्टनर से केस कर कर अपना जो उनका हिस्सा उसने पे किया या उनके बिहाफ पे जो उसने पेमेंट की, वो उसको लेने का हक मौजूद है। लेकिन दुनिया के सामने नॉमिनल पार्टनर भी दुनिया के सामने लायबल है, ऐसे ही पार्टनर फॉर प्रॉफिट भी दुनिया के सामने लायबल है। आपस का हमारा जो मर्जी मसला है वो हम करते रहेंगे, लेकिन दुनिया के सामने वो शख्स लायबल है। सब पार्टनर क्या होता है? सब पार्टनर ये शख्स होता है जो कि हमारे पास एक पार्टनर है, उस पार्टनरशिप में किसी भी शख्स को अगर आपने पार्टनर बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि बाकी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। अब अज्यूम करके चलते हैं कि हम ए और बी दो पार्टनर थे, ए के पास 50% हिस्सा था, बी के पास 50% हिस्सा था। अब मुझे अगर सी को लेके आना है तो मुझे ए और बी दोनों की मर्जी चाहिए। ए मानता नहीं है, तो बी ने उसको ये कहा सब पार्टनर को कि उसने कहा "ये ठीक है, जो मेरा 50% हिस्सा आ रहा है ना, इसमें से हम दोनों आपस में 70-30 कर लेंगे। जो मुझे नफा आएगा उसका 30% तेरा होएगा, 70% मेरा होएगा।" और इसके एवज बी ने सी से कुछ पैसे ले लिए। अब ये शख्स सब पार्टनर है। कौन शख्स? सी। सब पार्टनर मेन पार्टनर नहीं है, कारोबार में हिस्सा नहीं ले सकता, फर्म के किसी भी काम के अंदर उसका नाम एज अ पार्टनर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ बी को पैसे देगा, और जो बी की लायबिलिटी होगी या जो बी का नफा होगा उसमें से 30% उसको मिल जाएंगे। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? सब पार्टनर। ये फुल पार्टनर नहीं होता, इसका पार्टनरशिप के अफेयर्स के साथ, रोजमर्रा कामों के साथ, इवन के इस पार्टनर ए के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये ए से कुछ डिमांड कर सकता है, ना ए उससे डिमांड कर सकता है। ये सिर्फ बी का तफैला है, ये सिर्फ बी के साथ अटैच है, ये सिर्फ बी को मिलने वाले नफे में से कुछ परसेंटेज लेके जाएगा। ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं? सब पार्टनर कहते हैं। हमारे पास एक और पार्टनर की किस्म है, हम साइलेंट पार्टनर कहते हैं। ये वो पार्टनर होता है जो कि दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पता होता है। साइलेंट पार्टनर में और स्लीपिंग पार्टनर में फर्क है। साइलेंट और स्लीपिंग में फर्क है। साइलेंट पार्टनर और स्लीपिंग में फर्क यह है कि स्लीपिंग पार्टनर वो था जिसका दुनिया को नहीं पता था, लेकिन वो कारोबार की मैनेजमेंट में बैकएंड पे काम कर सकता है। दुनिया को नहीं बिल्कुल पता था। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि साइलेंट पार्टनर वो होता है जिसका दुनिया को पता है, दुनिया को पता है कि वो हमारा पार्टनर है, दुनिया जानती है, लेकिन
वो हमारी मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता। जिस तरह हमने एक्चुअल पार्टनर की बात की थी ना, तो साइलेंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं वो एक्चुअल पार्टनर्स होते हैं, वो वाक्यतः ऑब्स्टेंसिबल पार्टनर होते हैं, वो रोजमर्रा के कामों में जरूर हिस्सा ले रहे होते हैं। जबकि साइलेंट पार्टनर, दुनिया को पता है कि वो पार्टनर है, दुनिया को पता है कि वो पार्टनरशिप में हिस्सा डाला हुआ है, लेकिन वो किसी भी काम के अंदर खुद हिस्सा नहीं लेता। मैनेजमेंट के अंदर वो खामोशी से बैठा रहता है, लेकिन दुनिया के सामने वो लायबल है, थर्ड पार्टी के सामने, दुनिया के सामने ही इज अ प्रॉपर लायबल पार्टनर, नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो बिल्कुल आसान सी बात है, मैं उसकी एग्जांपल नहीं पढ़ा रहा, वो मैं आपके साथ होमवर्क पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आसान सी चीज है, आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं, तो उसको मैं सिर्फ छोड़ के चलता हूं आगे। पार्टनर बाय स्टॉपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। जनाब यहां पर ये जो स्टॉपल और होल्डिंग आउट की जो बात है, यहां पर पार्टनर बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट दो तरीकों से पार्टनर बन सकते हैं। स्टॉपल के थ्रू भी बन सकते हैं और होल्डिंग आउट के थ्रू भी बन सकते हैं। ये जो वर्ड स्टॉपल है या जो वर्ड होल्डिंग आउट है, ये वर्ड आपको एजेंट्स में नजर भी आएगा, एजेंसी में भी जाएंगे तो वहां पर भी आएगा, एजेंसी बाय स्टॉपल या एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। यहां पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, वहां पर भी वर्ड नजर आएगा, स्टॉपल और होल्डिंग आउट। जरा एक दफा इनको समझ लें, स्टॉपल और होल्डिंग आउट होता क्या है। मैं पहले आपके साथ स्टॉपल और होल्डिंग आउट को समझाने के लिए, मैं आप भाईजान खोलना जरा, मैं यहां पर आपके साथ स्टॉपल या होल्डिंग आउट की बात कर रहा हूं। तो होल्डिंग आउट क्या होता है, पहले तो मैं आपके साथ होल्डिंग आउट बता दूं, क्योंकि ये टर्म्स अगर आपको समझ आ जाएंगी, अंग्रेजी इसकी अजीबो गरीब सी है, वो याद कर लीजिएगा। होल्डिंग आउट ये होता है कि जनाब ए, बी और यहां पे सी, ए ने बी से कहा, ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टीज हैं, तो हमने ये कहा कि भाईजान हम पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। पार्टनर्स के मुताबिक ए और बी जो थे ये दोनों मिल के गए किसके पास, सी के पास गए, और ए ने बी को कहा, इंट्रोड्यूस करवाया कि यार ये मेरा बी मेरा पार्टनर है और हम मिलके काम कर रहे हैं, और वहां पर उन्होंने बैठ के चाय शाय पी और सी के साथ उन्होंने कुछ सामान खरीदा और कुछ सामान बेचा, और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी वर्किंग जो थी उसको परफॉर्म कर लिया। सो यहां पर ए और बी जो थे वो दोनों आपस में मुश्तरका पार्टनर थे, उन्होंने पार्टनरशिप के मुताबिक सी को जाके बताया। अब सी को, यहां सी का ताल्लुक ए के साथ था, अब सी ये समझ रहा है कि जनाब मुझे ए ने कंफर्म कर दिया है, उसके पास्ट एक्ट ने कंफर्म कर दिया है कि बी मेरा पार्टनर है। दर हकीकत या किसी वजह से सब्सिक्वेंटली अब बी पार्टनर नहीं रहा। अब भी जब पार्टनर नहीं रहा तो वो सी के पास जाता है और सी को रॉन्गली ये कहता है या सी को ये पोर्ट्रे करता है कि वो अभी भी ए का पार्टनर है, और सी को चूंकि उसकी आज की एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या कह रही है कि हाँ ए और बी पार्टनर थे, वो इसी नॉलेज के बिहाफ के ऊपर बी के साथ कोई चीज या उसकी बात मान लेता है या कोई डील कर लेता है, ये सोचते हुए कि हाँ बी आज भी ए का पार्टनर है। तो जो उसकी पास्ट अंडरस्टैंडिंग थी, उसने उस पास्ट अंडरस्टैंडिंग को होल्ड आउट करते हुए बी को पार्टनर तस्लीम कर लिया, या बी को एजेंट तस्लीम कर लिया, या बी को नेगोशिएबल पार्टी के अंदर एज अ पार्टी तस्लीम कर लिया, जबकि दर हकीकत अब बी, अब पहले था, अब भी ना तो ए का पार्टनर था, अगर एजेंट की बात करेंगे तो ना तो वो का एजेंट था, और ना ही अगर हम होल्डिंग नेगोशिएबल की बात करेंगे तो ना ही अब वो नेगोशिएबल की पार्टी थी। इस तरह की जगह पर जहां पर ये सिनेरियो हो तो हम कहते हैं कि ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है। अच्छा जी, स्टॉपल क्या है? स्टॉपल ये है कि यहां पर ए बैठा है, यहां पर बी बैठा है और यहां पर सी बैठा है। बी बी ए का पार्टनर नहीं है, बी ए का पार्टनर नहीं है, लेकिन बी सी को कह रहा है कि मैं ए का पार्टनर हूं, और ए सुन रहा है, ए सुन रहा है। बी सी को कह रहा है, बी सी को कह रहा है कि मैं ए का पार्टनर हूं, और ए सुन रहा है, लेकिन वो इस गलत बात को मना नहीं कर रहा, वो इस गलत बात को स्टॉप नहीं कर रहा, वो इस गलत बात को रिबट नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है, फिर सी क्या समझेगा कि हाँ वाकई बी जो है वो ए का पार्टनर है। यानी कि मैं अगर क्यूम साहब मेरे सामने मौजूद हों और आप आ जाएं और क्यूम साहब ये कहें कि मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं और मैं सुन रहा हूं वहां बैठ के, मेरी मौजूदगी में ये बात हो रही हो, तो बेटा आपको तो बिलीव करना पड़ेगा कि सर की मौजूदगी में अगर क्यूम साहब ये कह रहे हैं और कोई उनको स्टॉप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि ही मस्ट बी राइट।
तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये अगर कभी इस तरह कोई शख्स कहे कि मैं पार्टनर हूं, कभी इस तरह कोई शख्स कहे कि मैं एजेंट हूं, कभी इस तरह कोई शख्स कहे कि मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी हूं, और दर हकीकत असल शख्स उसको स्टॉप ना करे, असल शख्स उसको ममानित ना करे, तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या हो गया, हम कहेंगे जनाब यहां पर स्टॉपल के थ्रू, स्टॉपल के फिनोमिनन के थ्रू हमारा पार्टनर क्रिएट हो गया, स्टॉपल के फिनोमिनन के थ्रू हमारा एजेंट क्रिएट हो गया। आप नोट करें इन दोनों कंडीशंस में ना तो सी की गलती थी, सी थर्ड पार्टी है ना, तो सी की तो कोई गलती नहीं है, गलती तो एक ही थी, उसको रोकना चाहिए था। ऐसे ही यहां पर भी सी की कोई गलती नहीं थी, उसने तो पुरानी बात की डिस्कशन के हद तक इसको होल्ड आउट किया था। अगर आपने उसको निकालना था तो फिर आप पब्लिक नोटिस देते, चूंकि पब्लिक नोटिस दिया नहीं हुआ था, इसलिए सी पुरानी ही अंडरस्टैंडिंग को होल्ड आउट करके आगे चला गया। यहां पे ये दो वर्ड्स हैं, कहता है जनाब जहां पर एक शख्स अपने आप को होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर या अलाउ द अदर टू डू सो, तो हम कहें एंड दे आर देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड एंड अपॉन द फेथ ऑफ व्हिच द क्राइटर्स दे मे प्रिज्यूम्ड हैव एक्टेड। मैं कहता इसकी वर्डिंग अजीबोगरीब सी है, लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पार्टनर स्टॉपल के थ्रू या होल्डिंग आउट के थ्रू भी बन सकता है। होल्ड आउट का मतलब क्या है मैंने समझा दिया, स्टॉपल का मतलब को समझा दिया। पारस ने रिजवान को कहा कि वो फर्म का पार्टनर है, अरसलान नुमान अली, वाइल एक्चुअली वो पार्टनर नहीं था। उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर रिजवान ने उसको क्रेडिट दे दिया। फर्म कल अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो क्या रिजवान वो पैसा पारस से रिकवर करने का हक रखता है? तो रिजवान कहता है बिल्कुल पारस से वो पैसे ले सकता है, इसलिए कि पारस ने अपने आप को जब ये बात कही थी तो वहां पर अरसलान नुमान और अली मौजूद होंगे, और उन्होंने इस बात से उसको ममानत नहीं की। रिजवान की इस स्टेटमेंट की बेस के ऊपर उसने ट्रस्ट कर लिया, तो अब रिजवान जो है वो पार्टनर बन गया बाय स्टॉपल। पारस जो है इज बीइंग स्टॉप्ड, ठीक है, ही फ्रॉम डिनाइंग कि वो फर्म का पार्टनर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी बात को खत्म नहीं किया, उसने बात को नहीं रोका, हालांकि वो पार्टनर नहीं था। तो अब ऑटोमेटिकली पारस ने इस बात को क्या कर लिया, होल्ड आउट कर लिया है कि यस आई एम इट इज बीइंग अज्यूम्ड कि जनाब रिजवान जो है वो पार्टनर है। पारस जो था रिप्रेजेंट करता है रिजवान को कि वो फर्म का पार्टनर है अरसलान नुमान और अली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर रिजवान अगर कल इनकी कोई कल जो है अगर फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है या फर्म की कोई लायबिलिटी आती है, तो जनाब पारस साहब आपने अपने आप को उनकी मौजूदगी में एज अ पार्टनर तस्लीम किया हुआ है, तो अब रिजवान नहीं आपको छोड़ेगा, रिजवान अब आपसे पैसे जरूर रिकवर करेगा, क्योंकि ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आप नोट करके चलें। मैं दोबारा से अगर इसके ऊपर आता हूं, पार्टनर्स के ऊपर आसान सी बात है, मुश्किल बात नहीं है। पार्टनर एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल कौन सा होता है? वो पार्टनर जो कि एक्चुअली तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, एक्टिवली हिस्सा भी ले रहा है, दुनिया को भी पता है, दैट इज एक्चुअल पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है दुनिया को नहीं पता होता, लेकिन उसने पैसे लगाए होते हैं, नफे नुकसान का शराकतदार होता है, लेकिन दुनिया से छुपा होता है। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो ना तो कोई पैसा लगाता है ना नफे में शराकतदारी करता है, लेकिन दुनिया को अपना नाम बता देता है कि मैं इनका पार्टनर हूं। चूंकि उसने दुनिया को बता दिया तो अब ये दुनिया के आगे लायबल होगा। स्लीपिंग पार्टनर पार्टनर्स के लिए लायबल होगा, लेकिन दुनिया के लिए लायबल नहीं होगा, चूंकि हमने दुनिया से उसको छुपा के रखा हुआ है। पार्टनर फॉर प्रॉफिट वो है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर होता है, दुनिया को पता होता है, दुनिया के लिए लायबल है। हाँ, आपस की जो आपकी डील है वो आपके घर का मसला है, देखते रहे। सब पार्टनर वो है जो किसी भी लिहाज से फुल पार्टनर नहीं होता, वो फर्म के लिए स्ट्रेंजर होता है, ना थर्ड पार्टी से कुछ कह सकती है ना वो थर्ड पार्टी कुछ कह सकता है। हमारे किसी एक पार्टनर ने बाकी किसी और पार्टनर की कंसेंट के बगैर अपना कुछ हिस्सा सिर्फ नफे के अंदर उसको उसको सेल किया हुआ है, इसलिए वो शख्स क्या है, वो सब पार्टनर है। उसको हम फुल पार्टनर या उसके ऊपर ना थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, ना ही वो किसी पर केस कर सकता है। साइलेंट पार्टनर वो है जो कि दुनिया को पता है हमारा पार्टनर है, वो अपने आप को शो करता है मैं पार्टनर हूं, लेकिन वो एक्चुअल पार्टनर की तरह कारोबार में एक्टिवली हिस्सा नहीं लेता, बल्कि खामोशी से बैक स्टेप्स घर में सुकून से सोया रहता है। ऐसे पार्टनर को हम साइलेंट पार्टनर कहते हैं। स्टॉपल और होल्डिंग आउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दीज आर द पार्टनर विच आर कॉल्ड द स्टॉपल एंड द होल्डिंग आउट। अच्छा जनाब, यहां पर हमारे पास बड़ी अहम आपस में कंपैरिजंस भी आएंगे। आप नोट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ इसकी वर्डिंग के ऊपर लफ्ज ब लफ्ज अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, और उसके अंग्रेजी लफ्ज ब लफ्ज ना पढ़ने की वजह यह है कि मैं आपसे भी इसकी लफ्ज ब लफ्ज अंग्रेजी नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने आपको जो भी बात बताई है बड़ी क्लैरिटी से बताई है। आप इसको अंग्रेजी में एक दफा याद जरूर करेंगे, लेकिन इसको इज एम आर की हद तक रटा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने वो जो बात आपको बताई गई है उसके मुताबिक आपने इसको पूरी डिटेल के साथ कोशिश करनी है कि आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकें।
अच्छा जनाब, डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड द ज्वाइंट स्टॉक फर्म में क्या है? वो कहता है जनाब हमारे पास डिफरेंस पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप जो है वो हमेशा जो है ज़रूरी नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट अलोन, उसका रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए वो हमारे पास लॉ के मेथड के थ्रू हमें उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना, आँखों-आँखों में बात करके ज़ुबानी कलामी पार्टनरशिप बन सकती है। सिर्फ़ 2 पार्टियों का आपस में एग्रीमेंट तक का पहुंचना ज़रूरी है, वर्बल भी हो सकता है, जबकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्बल नहीं बन सकती, इसको कानून के तकाज़े पूरे करके फिर ही बनना है। यहाँ पर बताता है कि रजिस्ट्रेशन मैंने बताया था आपको कि फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, आपकी मर्ज़ी है, जबकि कंपनी के लिए फर्म को रजिस्टर होना मस्ट होता है। अनरजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, जबकि आपको पता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है व्हिच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मेंबर्स। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जबकि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी लिमिट होती है अप टिल द पेड अप कैपिटल, उन्होंने जो कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट किया होता है। फर्म जो है अगर पार्टनर मर जाएगा, पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो फर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जब नया पार्टनर आएगा तो नया एग्रीमेंट बनेगा, उसकी औलाद भी आएगी, फिर भी नया एग्रीमेंट बनेगा, तो उससे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप बनेगी। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप की परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब कंपनी के अंदर पार्टनर की डेथ हो जाती है या पार्टनर या कंपनी के शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उससे कंपनी की हमें नया एग्रीमेंट या नया हमें मेमोरेंडम आर्टिकल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके हायर्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होती है। किसी के मरने से, किसी के इंसॉल्वेंट होने से कंपनियां बंद नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप में चूंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है और आप पढ़ के आए हैं कि एग्रीमेंट की कोई भी टर्म अमेंड करेंगे, कोई भी टर्म चेंज करेंगे, तो फिर पुराना एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बन जाएगा। चाहे वो वैसे ही फर्म चलती रहे, लेकिन पुरानी फर्म खत्म हो जाएगी, नई फर्म बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि फर्म जो है या पार्टनरशिप जो है उसकी परपेचुअल सक्सेशन नहीं हुआ करती। जनाब, हर कंपनी का पार्टनर दूसरा हर हर एजेंट पार्टनरशिप में हर एजेंट दूसरे बंदे का प्रिंसिपल भी है और उसका एजेंट भी है, जबकि ऐसी स्टोरी जो है वो कंपनी में नहीं है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते, हमारे तो बेतहाशा शेयर होल्डर्स हैं। सिर्फ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के एजेंट्स होते हैं और वही कंपनी के बिहाफ के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। जबकि एक पार्टनरशिप में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि हम कहें कि जनाब ये छोटा पार्टनर है, ये बड़ा पार्टनर है। पार्टनर चाहे 1 शेयर से होगा, पार्टनर चाहे लाख शेयर से होगा, पार्टनर छोटा होगा, पार्टनर बड़ा होगा। हर पार्टनर की दूसरे पार्टनर के साथ म्यूचुअल एजेंसी इक्वल होकर चलती है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती हैं। हाँ, हमारे पास इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि अगर आपने शेयर किसी को देने हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का पहला राइट होता है, लेकिन फिर भी आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट रख के चलते हैं, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जब तक आप तमाम पार्टनर्स के राइट्स, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट नहीं ले लेंगे, आप अपना शेयर किसी को बेच नहीं सकते, यानी कि उसको एज अ पार्टनर नहीं लेके आ सकते। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको अभी एक टाइप बता दी है, अगर आप चाहें तो आप अपना सब पार्टनर लेके आ सकते हैं, लेकिन वो आपका मसला है उस सब पार्टनर के साथ, बाकी पार्टनर्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये समझ लें कि ये आपने एक ऐसी शादी कर ली है जो आपने घर वालों को नहीं बताई, और आपकी ये जो दूसरी बेगम है, आप ही को पता है। आप अपने अपने हकूक और अपने लाइबिलिटीज करते रहें, लेकिन ना तो आपकी पहली बेगम को पता है, ना आपके बच्चों को पता है, ना आपके रिश्तेदारों को पता है। किसी खुशी गमी में किसी जगह पर आपकी दूसरी जो छुपी हुई बेगम है वो नहीं लेके आ सकते। तो भाईजान ये सब पार्टनर भी उसी किस्म की आइटम है, इसको हम जो यहाँ पे लेके बात कर रहे हैं। मिनिमम नंबर्स यहाँ पर 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, कभी मैक्सिमम 10 भी होते हैं। यहाँ पर जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो वहां पर हमारे यहाँ मिनिमम नंबर जो है सिंगल मेंबर में 1 होता है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम की तो पब्लिक लिमिटेड में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, जितने मर्जी मेंबर्स कर लें। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो तमाम शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप की मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि कंपनी में शेयर होल्डर के पास राइट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ये राइट किसके पास होता है? ये राइट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स के पास होता है। सिर्फ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल आर्टिकल है। उसकी रीजन ये है कि आप कंपनी काफी हद तक पढ़ चुके हैं और मैंने पार्टनरशिप की जो बेसिक्स हैं आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो पार्टनरशिप की बेसिक्स और कंपनी की हद तक ये जो डिफरेंस है कंपनी का पार्टनरशिप के साथ, आई डोंट बिलीव कि ये आपको कहीं प्रॉब्लम लेके आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटी सी मतलब आपको टाइम, हम अपनी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से मुराद सिर्फ ये है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे, अदरवाइज फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूँ।
जनाब शुरू कीजिएगा जी, वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर ये जो नॉमिनल पार्टनर है इसमें सर जो नेम दिया होता है पार्टनर सिर्फ, लेकिन वो शेयर नहीं लेता ना कोई प्रॉफिट लेता है, तो सर इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है वो ही मिसिंग है, तो ये पार्टनर कैसे हुआ? देखो बात ये है कि नॉमिनल पार्टनर ने दुनिया को तो झूठ बोला हुआ है ना, दुनिया को तो ये कहा हुआ है कि मैं पार्टनर हूं, मैं आप याद रखो कि प्रॉफिट मैं किसी काम में 0% कर लूं उस पर कोई इतराज नहीं है, ये मेरी म्यूचुअल टर्म है उनके साथ, म्यूचुअल टर्म के ऊपर कोई इतराज नहीं है। एक बात को क्लियर कर लें, दिस इज द म्यूचुअल टर्म, मैं कम नफा ले रहा हूं, मैं ज्यादा नफा ले रहा हूं, ये एक पार्टनरशिप का प्रॉब्लम हरगिज नहीं है। गॉट माय पॉइंट सर? पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम है वो कुछ और है, और वो प्रॉब्लम क्या है? that you are being telling to the world कि we are being partners, you are telling to the world that Zishan he is the partner with our firm, तो फिर जिशान उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं उसको पार्टनर से निकाल दूं और लोगों ने जिशान के नाम के ऊपर या जो भी शख्स था जिसने अपना नाम शो किया है उसके नाम के ऊपर ट्रस्ट करके कोई कारोबार किया हो या कोई चीज दी हो, तो फिर मुझे बताओ कि उस थर्ड वर्ल्ड में बंदे का क्या कसूर है? कोई कसूर है? नहीं सर। तो फिर हम सिर्फ इस चक्कर में कह दें कि जनाब मैंने तो नाम दिया था लेकिन चूंकि मैं नफा नहीं ले रहा था, मैंने कैपिटल नहीं दिया था। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर ने कैपिटल डालना होता है। मैं और आप कारोबार करते हैं, आप अपना कैपिटल डालें और मैं अपनी सर्विसेज के साथ आता हूं, तो कैपिटल के बगैर भी पार्टनर बन सकता है। सो मकसद सिर्फ कहने की बात यह है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने दुनिया के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी। इसलिए नॉमिनल पार्टनर को हम समझते हैं कि वो पार्टनर है, उसका नाम पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है और दुनिया को बताया गया है। ठीक है, उसने कैपिटल नहीं डाला, उसकी मर्जी है, आपके पार्टनर्स की मर्जी है। ठीक है, वो नफा नहीं ले रहा। भाई अगर कोई शख्स कहता है मैं काम करूंगा मैं पैसे नहीं लूंगा, तो आपको कोई मसला है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनरशिप नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टनर नहीं है। उसने अपने हकूक खुद से माफ कर दिए हैं, ये एक सेपरेट स्टोरी है। ओके, ठीक। हसन गुल। सर ये कंडीशन थी मैक्सिमम पार्टनर्स की कि 26 एक्सीड नहीं करने, सो सर किस केस में एक्सीड कर जाते हैं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है वो समझ नहीं आ रहा। आपने मेरी क्लास अटेंड की थी ये वाली? यस सर वो की थी, वो एग्जांपल है 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली, पर वो सर वो क्लियर नहीं हो रही पे। मैंने उसके ऊपर आपको उस लेक्चर का अगर मैं एक्सट्रैक्ट बताऊं, कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बताया था? सर ये कहा था कि अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करें तो फिर हो सकता है, तो सर वो ऊपर वाली एग्जांपल में यही नहीं, कंफ्यूज हो हम गया कि वो सर्विसेज, मैंने इसी पॉइंट को डिस्कस किया था कि अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला लेजिस्लेशन ये कहता हो, जिस तरह मैंने कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिस तरह लॉयर्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हम 20 से ज्यादा मेंबर्स के साथ अपनी फर्म बना सकते हैं, तो फिर आप अलाउ हैं। लेकिन आर्किटेक्ट या एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके यहाँ कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इनके लिए मैक्सिमम नंबर 20 से ऊपर नहीं जा सकता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारा डेटा हमें उधर वो अवेलेबल होगा जब वो केस बनाएगा इसके ऊपर? जो आपको किताब में केस आ गए हैं, यहाँ पर किताब का केस ही है, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से आगे नहीं पूछ सकता। मैक्सिमम जो पूछ सकता था वो लॉयर था। लॉयर की बात मैंने आपको पहले बता दी है कि वो भी 20 से ऊपर की फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा पर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पूछेगा। जो भी सर्विसेज के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों की तादाद पूछेगा, जाहिर सी बात है आप हर लॉ को तो नहीं जानते ना, तो वो ऐसा बात है उसको पूछना बनता नहीं है यहाँ पे आपके साथ। ओके, ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई इस्लाम। सर ये होल्डिंग आउट के बारे में बता दें थोड़ा सा। क्या क्या बताऊं उसके मतलब क्या पूछ चाहते हैं? सर वो मेरा लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए वो समझ बड़ा इस गलत बात है टोटल ना। अब आपको पता है इस टाइम कितने लोग बैठे हैं हमारे पास? 143। आप अगर लेक्चर में लेट आए हैं तो 143 बंदों का क्या कसूर है? ये तो फिर थोड़ी सी गलत बात है ना। मतलब थोड़ा सा इस चीज को खुद से देखो कि ये चीज आप ज्यादती करते हो कि जब आप 143 लोगों के साथ हो, आपने लेक्चर आकर लेट अटेंड किया है, तो फिर तो गलत है। वो 143 बंदों का क्या कसूर है इसके ऊपर? पता नहीं हो। होल्डिंग आउट में मैंने आपको बताया था कि होल्ड आउट का मतलब ये होता है कि आपने पहले किसी शख्स को कहा था, मैंने कहा था जी ठीक है क्यूम साहब और मैं मिलके काम करते हैं। सब्सिक्वेंटली मैंने और क्यूम साहब ने काम करना मिलके बंद कर दिया, लेकिन आप अभी भी यही समझ रहे हैं कि क्यूम साहब अभी भी मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आपने इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ और क्यूम साहब ने यही आपको झूठ बोल के अगर प्रिटेंड कर दिया, तो यहाँ पर हम इसे पार्टनर होल्ड आउट कहेंगे। अगर एजेंट है तो एजेंट होल्ड आउट कहेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड आउट कहेंगे। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 15 मिनट बात की है बेटा।
अगर आपने वो लेक्चर का पोर्शन मिस कर दिया तो कॉलेज आके टीए से बात करके वो वाला पोर्शन एक दफा रिपीट कर लें। इसको हम इन डिटेल की बात करेंगे तो इन डिटेल के लिए कम से कम 12 से 15 मिनट चाहिए, वो मैं समझता हूँ ज्यादती है। ये होल्ड के ऊपर मैंने ये होल्डिंग आउट की पूरी बात, होल्ड आउट की पूरी बात, स्टॉपर की पूरी बात मेंशन की है। इतनी छोटी बात नहीं है कि मैं इसे क्वेश्चन के जवाब में दे सकूं। आप इतना लेक्चर का पोर्शन जो है वो किसी भी टाइम आकर देख लें यहाँ से, ठीक है? ठीक हो गया जनाब अरीज फातिमा, बेटा क्वेश्चंस पूछा करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है अरीज फातिमा। मुझे आपका अगर लेक्चर का कोई पोर्शन मिस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ द इंटरनेट, तो आप कॉलेज आए, कॉलेज आके वो पोर्शन जो है यहाँ पर टीए से रिक्वेस्ट करके आप उसको देख लें, वो आपके लिए रीटेलीकास्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अगर हम इस तरह पोर्शंस को बेटा लेके चलेंगे तो फिर थोड़ी सी बात ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि ये रिपीट नहीं है, फिर वो पूरी बात करने का मजा उसी वक्त आएगा कि आप पूरी बात को सुन लें। मैं क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन उसे कह के चलता हूं जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको जरूर पूछा करें, उसको आपने जरूर क्लियर करके चलना है। अरीज फातिमा बेटा। सर सब पार्टनर्स के लिए भी बाकी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी होती है? सॉरी फिर से मैं सवाल समझ नहीं आया, सब पार्टनर्स के लिए क्या चाहिए होती है? सर बाकी पार्टनर्स की कंसेंट कि हम इसे सब पार्टनर बनाने लगे हैं अपना। नहीं बेटा, सब पार्टनर के लिए आपको किसी पार्टनर की कंसेंट की जरूरत नहीं होती। सब पार्टनर की मैं अभी सर तो बाद में मैंने डिस्प्यूट नहीं होगा? अभी मैंने एक एग्जांपल दी है कि जनाब एक शख्स शादीशुदा है और वो छुप के दूसरी शादी कर रहा है। जी जब हम किसी, अब तुमने सवाल ये किया कि सर छुप के शादी करने के लिए पहली बेगम की इजाजत लेनी है, तो फिर छुप के शादी करने का फायदा क्या था? लॉजिक समझो ना। जी सर, मैंने ठीक कहा है। कि वो छुप के शादी की है, दुनिया को भी नहीं बताना। उस दूसरी छुप के जो आपने शादी की है वो ना किसी मरे में, ना किसी शादी में, ना आपके साथ किसी और जगह पर, कहीं पर भी दुनिया को नहीं बताया, वो छुप के शादी की हुई है, बस शादी की हुई है, छुप के की हुई है। उसको मैंने कहा सब पार्टनर कहते हैं। बस सब पार्टनर में अगर बाकी पार्टनर मान जाएं फिर तो हम उसको अपना पार्टनर बना लेंगे। बाकी पार्टनर्स के पास नहीं गए हैं, उसको हमने पार्टनर का स्टेटस नहीं देना, सिर्फ मेरा जो हिस्सा है उसमें से मैं अपने 20% 30% तुम्हारा नफा दे दिया करूंगा। और ये शख्स ना तो मेरी मैनेजमेंट में आएगा, ना इसका नाम होगा पार्टनरशिप डीड में, ना ये थर्ड पार्टी के सामने लायबल होगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि जनाब किसी शख्स ने छुप के शादी की हुई है, दुनिया को नहीं पता। हाँ वो शख्स उसको उसका खर्चा बेगम को जरूर दे रहा है, उसको घर लेके जरूर दिया हुआ है, उसका नान नफका पूरा कर रहा है, दुनिया नहीं जानती कि ये इस शख्स की बीवी है। ना वो उस बंदे के, ना उस शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया के सामने किसी भी फंक्शन में, ना कुछ बताया खुशी गमी में, ना किसी और चीज में सामने आती है। उन दोनों का जाती मामला है, वो दोनों आपस में मियां बीवी हैं, लेकिन दुनिया को नहीं पता, छुप के शादी की हुई है। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से, दैट इज कॉल्ड द सब पार्टनर। इज इट क्लियर? जी सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अरसलान अनवर। सर ये लोग मतलब पार्टनरशिप की बजाय कंपनी क्यों नहीं बना लेते? क्यों यार ये कंपनी लोगों में से तो पूछो, सवाल पूछो, आगे चलो। ये मेरा, आपकी मर्जी है यार। तुम्हारा नाम अरसलान नहीं क्यों मतलब रखा है? सर, तुम्हारा नाम जिशान क्यों नहीं रखा? जिशान अनवर ज्यादा अच्छा लग रहा था यार। कोई सवाल देखो यार, तो यार नहीं पूछो। सर वो हाँ, लायबिलिटी जो है वो सर लिमिटेड होती है है ना? कंपनी में। हम भी लोगों को यही समझाते हैं। मेरे पास दिन में रोज 10 बंदे आते हैं, मैं कहता हूँ कंपनी क्यों नहीं बनाते? अरसलान यही कहता है कंपनी बनानी चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ। कहते नहीं जिशान साहब कंपनी नहीं बनाने, दिल नहीं करता। अब बताओ क्या करूं? ओके सर। मतलब तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, याद क्यों नहीं करते हो? इतना खपते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, इतना मैं पढ़ाता हूं, इतना हम खपते हैं। अरसलान तुम पढ़ते क्यों नहीं हो और तुम्हारा दिल क्यों नहीं करता? करता है सर जी। नहीं ना करता ना, यही तो समझने की बात है। दिल के आगे इंसान मजबूर हो जाता है, उनका दिल नहीं करता कंपनी बनाने को। पुत्र जिस तरह तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं ना करता, उनका दिल नहीं करता कंपनी बनाने को। अगर उनका दिल कर पड़े, दुनिया ना यहाँ पे उल्ट हो जाए फिर। है जी? ठीक है, ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। शाबाश अरसलान लियाकत। सर ये एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन में एक सेंटेंस लिखा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वही है बीडीए जो? बिल्कुल वही है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। ठीक है सर, एक और सवाल था जी बेटा। कि पार्टनरशिप एट विल में अगर हम नोटिस दे के पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं, तो जब हमने पार्टनरशिप विल को पार्टिकुलर पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है तो तब भी हमें नोटिस देना पड़ेगा? नहीं, नोटिस नहीं देना पड़ेगा, बल्कि वो सब पार्टनर की म्यूचुअल कंसेंट से कन्वर्ट होएगी। अगर एक भी पार्टनर नहीं मानता तो फिर पार्टनरशिप खत्म ही होएगी, फिर पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी।
अच्छा जनाब, यहां तक जो हमारी बात आज की डिस्कशन थी हमने यहां तक की। अब थोड़ी सी बात को आगे लेके चलता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात फर्दर नहीं करूंगा। एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लास्ट डिस्कशन, एंड दैट इज द पार्टनरशिप एंड द को ओनरशिप। देखें, पार्टनरशिप और को ओनरशिप का पहले फर्क समझ रहे हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद इसकी अंग्रेजी के ऊपर जाएंगे। ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी के मालक जो थे वो अब्बा जी थे, उनके 4 बेटे थे। अब्बा जी की डेथ हो गई। अब्बा जी की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी के 4 हिस्से हो गए। 1/4 ए को आ गया, 1/4 बी को आ गया, 1/4 सी को आ गया, 1/4 डी को आ गया। पहली बात, इन लोगों ने, और अब इस चारों की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कहता हूं यहां पर क्या बना हुआ है, एक कॉलेज बना हुआ है। पहली बात, यहां पर क्या बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है। अब जो इसका किराया आता है, अब इस 1/4 की मलकियत ए के पास है, इसकी बी के पास है, इसकी सी के पास है, इसकी डी के पास है। अब जो किराया आता है उस किराए के हम 4 हिस्से कर देते हैं और चारों बंदों को इसका हिस्सा मिल जाता है। इसे कहते हैं को ओनरशिप। देखिएगा, पहली बात, उन लोगों ने मिलकर कोई कारोबार नहीं किया, उन लोगों ने मिलकर कोई कारोबार नहीं किया, इसलिए कि ये तो प्रॉपर्टी अब्बा जी के मरने के बाद ऑटोमेटिकली उनके पास आ गई। अपने अपने हिस्से के, अपने अपने कारोबार के, अपनी अपनी जगह के वो मालक हैं, अपनी अपनी जगह की मलकियत उनके पास है और सिर्फ किराया तकसीम करके चल रहे हैं। यहां पर उनकी जो एसोसिएशन मोर देन 2% की है, वो फॉर द सेक ऑफ बिजनेस नहीं थी, वो बाय डिफॉल्ट को ओनरशिप में आ गए हैं। वो बाय डिफॉल्ट इस जगह के अब्बा जी के मरने के बाद मालक बन गए हैं और अब वो उसका किराया आपस में तकसीम करके खा रहे हैं। ये पार्टनरशिप नहीं है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं को ओनरशिप। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 बहन भाई आपस में कारोबार नहीं कर सकते। ये भी, अगर हम ये बात करें, मैं इसको भी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने लगा हूं आपके लिए। ये देखिएगा, इसको मैं पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट करता हूं। अब्बा जी की डेथ हुई है, अब्बा जी की डेथ के बाद वो जो 4 बहन भाई थे, यानी कि ए, बी, सी और डी, इन चारों के पास जो जो प्रॉपर्टी हिस्से में आई, इन्होंने वो प्रॉपर्टी सब ने बेच दी और बेचने के बाद इनके पास सरमाया इकट्ठा हो गया। अब इन्होंने कहा कि हम मिलके कारोबार करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने मिलके सरमाया जो इकट्ठा करके एक कॉलेज बनाया, उस सरमाए से आपस में मुआहदा कर लिया कि हम पार्टनर्स हैं। अब उस सरमाए से इन्होंने एक जगह खरीदी, उसके ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, अब उसके ऊपर इन्होंने कॉलेज को किराए पे दे दिया है और अब वो किराया जो है सारे का सारा उनके माबैन तकसीम हो रहा है। इन ए बी सी डी का जो आपस में चारों इन्होंने इकट्ठे होकर अपना नाम जो है वो फर्म बना लिया है, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी डी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की ये प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, और इसका जो किराया आता है वो पार्टनर्स के माबैन तकसीम हो जाता है। देखें, काम तकरीबन यहां पर भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन ये को ओनरशिप नहीं है, ये क्या है, ये पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप में फर्क क्या हुआ, अब्बा जी की प्रॉपर्टी सब में तकसीम हुई और उस तकसीम प्रॉपर्टी से अब आपको बाज जगह पे देखें, आपके सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल होंगी, अब्बा जी की प्रॉपर्टी तकसीम हुई है और अब वो आपने ज़मीनें जो हैं वो ठेके पे दी हुई हैं। अब वो फैमिली का ठेका आता है और फैमिली का ठेका आके बहनों, भाइयों, अम्मा में तकसीम हो जाता है। तो बेटा ये क्या है, ये पार्टनरशिप नहीं है, ये को ओनरशिप है। जब आप कारोबार की नीयत से इकट्ठे होते हैं और कारोबार की नीयत से इकट्ठा करके अगर आप कहें कि हमने ज़मीनें खरीदी हैं, मिलकर पार्टनरशिप के बिहाफ पे ज़मीनें खरीदी हैं और फिर ठेका आए और तकसीम करें, तो वो क्या है, वो आपकी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप और को ओनरशिप में ये बड़ा वाजिया फर्क है। पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट से बनती है, जबकि को ओनरशिप में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, अब्बा जी को मारने की जरूरत है। इसलिए अब्बा जी कौन सा अंडर एग्रीमेंट जो है वो मर रहे हैं, इसलिए जनाब को ओनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप का पर्पस बिजनेस कंडक्ट करना है, जबकि यहाँ पर हम बिजनेस कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब्बा जी की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों में मिल गई। पार्टनरशिप के अंदर तादाद 20 और 2, अब अगर अब्बा जी के बच्चे 15 हैं, 26 है, 48 है, तो भाईजान सारे के सारे कौन होंगे, को ओनर्स होंगे। पार्टनरशिप में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, जबकि यहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर बंदा अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेके चल रहा होता है। पार्टनरशिप के अंदर हर शख्स दूसरे शख्स के लिए म्यूचुअल एजेंसी रखता है, जबकि को ओनर्स एक दूसरे के तौर के ऊपर एक दूसरे को एज एन एजेंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। पार्टनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते बाकी पार्टनर्स के बगैर। को ओनर में चूंकि मैं को ओनर हूं, मैं मलकीती जगह का मैं मालक हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपना हिस्सा अगर चाहूं तो मैं अपना हिस्सा 1/4 मैं किसी को भी बेच दूं, मुझे कोई शख्स नहीं रोक सकता। तो भाईजान, मैंने जो आपसे पहले एग्जांपल बताई, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जाजिब और गालिब उन्होंने एक टी शॉप मिलके ली, उस पर खर्चा किया,
उसके बाद उन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया। मिल के उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जनाब हम मटेरियल जो है यहाँ पे फर्निश करते हैं। दोनों ने हाफ हाफ मूव की और फिर उसके बाद जो शॉप को रेंट आउट कर दिया। अब कहता है जनाब द रेंट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली। अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स देखिएगा, अपेरेंटली लगता ही है उन्होंने मिलकर, जाजब और गालब ने मिलकर एक टी शॉप ली है। जाजब की अपना हिस्सा है, गालब का अपना हिस्सा है, टी शॉप लिया। अगर ये दोनों क्या करते, ये कहते कि हमने अपना सरमाया इकट्ठा किया और ये टी शॉप हम लोगों ने जो ज्वाइंटली दिया, इसका मतलब पता क्या है? अगर ये टी शॉप है, अद्धी जाजब दी अद्धी गालब दी। जब भी इस तरह काम करके चलेंगे ये पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनरशिप उसी वक्त होगी अगर तुमने पार्टनरशिप में कभी इस तरह की चीज हो, पहचान लेना। पार्टनरशिप, अगर हमारे ये 3 कॉलेज हैं, 2 कॉलेज हैं, या हमारे पास तो भाई हम में से कोई ये कहे कि यार ये ग्राउंड वाला हिस्सा अहमद साहब का है, कॉलेज वाला हिस्सा फ्रंट वाला जुनेद साहब का है, पीछे वाला हिस्सा जिशान साहब का है, ऐसी चीज पार्टनरशिप नहीं हुआ करती। जहां पर फिजिकल डिस्टिंक्शन हो सके, जहां पर एसेट ज्वाइंटली हो और उसके अंदर हम फिजिकली उसको आइडेंटिफाई कर दे कि ये उसका है, ये इसका है, ये पार्टनरशिप नहीं होती। ये सब चीजें को ओनरशिप होती हैं। ठीक है, तो हमने कहा मिलके जरूर ली, लेकिन ये जाजब ने कहा 3 मरले मैं ले लेता हूं, ये 3 तू ले ले, इस पर हम आधे आधे पैसे डाले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसका फर्नीचर मैं डाल देता हूं, इसका फर्नीचर तू डाल दे, फिर मिलके इसको दुकान बना के किराए पे चढ़ा देंगे। तो भाईजान ये पार्टनरशिप नहीं है, ये क्या है? को ओनरशिप है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका हुआ है कि जनाब बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करते हैं और वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप को हम डिसाइड करके चलना है कि क्या पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स जो है ये मैं आपके साथ चाहूंगा कि अच्छा जनाब, मुनाफ जो है एक सोल प्रोप्राइटर है और उसका बिजनेस जो है वो कुकिंग ऑयल को बेचता है होलसेलर्स को। और उसने कहा कि लारी को कि मैं तुम्हें अपने कारोबार में पार्ट लेकर आता हूं, लेकिन टर्म्स क्या हैं? तुम किसी किस्म का कैपिटल नहीं लेके आओगे, तुम फर्म में किसी लॉसेस में नहीं होगे, लेकिन तुम जो है 1.5 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा जब भी तुम कोई नया क्लाइंट इंट्रोड्यूस करवाओगे। 40% नफा तुम्हें मिलेगा और उसके अलावा तुम फर्म के पार्टनर के बिहाफ के ऊपर सारे के सारे अपने राइट्स जो हैं, फर्म के जो पार्टनर के राइट्स हैं, तुम एक्सरसाइज कर सकोगे। हमने बताना ये है कि क्या ये शख्स जो है ये हमारा पार्टनर है कि नहीं। बाकी अंग्रेज तो अपनी जगह पर है। कहता है याद रखिएगा पार्टनर के लिए जरूरी नहीं है कि वो पैसा कंट्रीब्यूट करे। हमने सिर्फ देखना ये है कि क्या वो कंपनी के नफे नुकसान के अंदर, और साथ उसने कहा ये भी जरूरी नहीं है कि वो लॉसेस में शराकतदारी करके चले। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो शख्स एक पार्टनर के सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। और उसने हमें बता दिया कि उसको कहा कि तुम्हें राइट्स हैं कि तुम पार्टनर के सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी के लारी की हुई बात मुनाफ को और मुनाफ की कही हुई बात लारी को एक दूसरे को म्यूचुअल तौर पे बाइंड कर सकेगी। रहा मसला कि तुम कैपिटल ना लेकर आओ, रहा मसला कि तुम्हें 1.5 लाख, यार ये हमारा इंटरनल मसला है कि हम अपनी तकसीम नफे की कैसे करते हैं। लेकिन लारी कंपनी के अंदर जब राइट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सरसाइज कर सकता है तो भाईजान ही इज अ पार्टनर। ऐसे ही हमारे पास अगली बात करके चलता है। ये फिर वही पुराना क्वेश्चन आ गया, कौन कौन से लोग हैं जिनको शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि जी एक एक्स है और वो एक टेक्सटाइल का कारोबार कर रहा है, उसकी भी मुलाकात वाई से हुई है और वाई जो है वो बड़ा चीता है टेक्सटाइल का। एक्स और वाई ने कहा कि वाई वुड एडवाइज एक्स कि तुम मुझे मेरे मामलात पर मुझे टेक्निकली मशवरा दिया करोगे, और उसने कहा कि इसकी वजह से जो मेरा नफा होगा मैं तुम्हें 35% उस नफे का हिस्सा दूंगा, तुम्हें किसी किस्म का कैपिटल लेके आने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम मेरी डे टू डे एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करके चलोगे। जनाब यहाँ पर जो फिर वही बात है वो क्या, हम देखें हमने यहाँ पर उसको नफा दे दिया, पैसों में हिस्सा दे दिया, लेकिन क्या हमने उसको कहा कि हम तुम्हें स्टेटस ऑफ पार्टनर देंगे? क्या हमने कहा कि हम तुम्हें पार्टनर के वो तमाम राइट्स देंगे? जब हम उसको पार्टनर के राइट्स नहीं दे रहे, पार्टनर का स्टेटस नहीं दे रहे, तो फिर हम उसको पार्टनरशिप की इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे कहेंगे? ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा? एक सिंपल सर्विस एग्रीमेंट बन जाएगा। इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक मिनट।
सॉरी सो जनाब ये सिंपल एक सर्विस का एग्रीमेंट है और सर्विस के एग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन। हाफिज साहब। सर ये नीचे तो कह रहा है कि ये पार्टनरशिप है। मैंने नहीं देखा, बंद कीजिएगा, मैं कौन सा उसकी बातें मानता हूँ सारी। Therefore, X, Y, common or same business, they share profit and mutual consideration between them. आप एक बात को लेके चलें, उसने अपने मुताबिक मूव किया, मैंने क्या बात कही है, उसने क्या कहा है, उसने यहाँ पर कहा है the mutual agency relationship partnership does exist in the above situation unless it can be proved that the real relationship of the person does not exist। मेरी assumption क्या है इसके ऊपर, मेरी assumption इसके ऊपर ये है कि ना तो वो कंपनी में अंदर हिस्सा, देखो आपने अपने मुताबिक उस चीज को टेकअप करना है ना, उसके डाटा उसका कंप्लीट नहीं है, उसने ना तो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा लेना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें एडवाइस करके चलेगा और 35% उसको नफे में हिस्सा दे देंगे। हमें कहीं नहीं लिखा इस क्वेश्चन में, जैसे पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि उसको तमाम राइट्स ऑफ पार्टनरशिप हैं। तो मैंने इसलिए बात कहां से शुरू की है, मैंने कहा मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूं कि वो सिर्फ हमें एडवाइस देके चलेगा, उसके पास कोई राइट नहीं है किसी किस्म की भी हमारी पार्टनरशिप के मुताबिक जो पार्टनर्स को राइट्स होके चलते हैं, और वो उसको हम उसकी एडवाइस के अगेंस्ट 35% पैसे देके चलेंगे। क्या इस अजम्पशन के साथ हम उसको पार्टनर कह सकते हैं? नो सर। तो इसलिए मैंने कहा सर्विस एग्रीमेंट है। अब मैं इसको पार्टनर बनाऊं तो वो जो बातें मैंने नहीं कही हैं वो आप डाल दें। जिस तरह उसने कहा वो शेयरिंग और प्रॉफिट भी करेगा, मैं इज्यूम कर रहा हूं कि उसका रिलेशनशिप एजेंसी का भी है, उसका रिलेशनशिप एजेंसी का भी है, तो इस तरह की बात के ऊपर वो ये बात आ जाएगी। गॉट द पॉइंट? ठीक हो गया जी सर। आगे हमारे पास इस तरीके के साथ ही एग्जिस्टेंस की बात करते हैं 31 और 32। ये दो चीजें मैं आपके लिए बेटा होमवर्क में छोड़ी जा रहा हूं, ठीक है? ये वाला तो वही सेम है, इसलिए छोड़ दो इसको, जो हमने पढ़ लिया 10 दफा आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। याद कर लेना खुदा के लिए कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं लेकिन पार्टनर नहीं होते। 3 या 4 दफा तो सवाल बन के इसका किताब में दिया हुआ है, एक ही बात बार बार पूछी जा रहा है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निकली क्वेश्चन पढ़ने वाला है वो 32 है। मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप भी खुद करके देखें कि आप क्या किसी किस्म के लिहाज से इस क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं। अगर ये आपसे हो गया तो गुड इनफ, अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन का जो जवाब है वो मैं कल आपसे शेयर कर लूंगा। जनाब यहां पर हम अपनी बात कंक्लूड करके चलते हैं। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमारा जो अगला आर्टिकल है वो रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज है, इसको लेके चलेंगे। आर्टिकल 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आज की डेट में हमने पार्टनरशिप के टाइप्स को पढ़ लिया। आज की डेट में हमने ये भी पढ़ लिया कि पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनकी कितनी किस्में हैं, और हमने ये भी देखा कि जब हमारे पास जो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास आया दिस वन द आर्टिकल, जनाब डिफरेंसेस का आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से और पार्टनरशिप का को ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस, तो ये सारे ही आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट थे। पार्टनरशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से हैं उनको हमने देखा, और फिर ये जो डिफरेंस वाली बात थी ये भी बड़ी अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी है। और क्या यहां पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, जो इसके आगे केस लॉज हैं जो मैंने आपके साथ 2-3 करवाए हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंस है। ये पेपर में यहां से जरूर पेपर में कोई ना कोई बात आके चलती है, तो बेटा इन चीजों को अच्छे तरीके से करके चलना है। एक होमवर्क मैंने आपको दिया क्वेश्चन का जो आप अभी 10 मिनट में कर सकते हैं, यहां से आगे बात इंशाल्लाह हम कल लेके चलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।